लास्ट पार्ट में हमने स्लोप से रिलेटेड रेजिस्टेंस देखी थी कि अगर स्लोप हो हमारे सरफेस में तो उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। इसमें हम रेजिस्टेंस देखेंगे कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेकंड चीज़ है हमारी कि अगर स्ट्रेट पोर्शन ना हो और कर्व हो उसकी जगह तो फिर एडिशनल कौन कौन सी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस तो रहेंगी, यानी रोलिंग रेजिस्टेंस और एरोडायनेमिक्स रेजिस्टेंस तो रहेंगी। स्ट्रेट पोर्शन को हटा के अगर कर्व लगा दे तो मज़ीद कर्व के लिए जो एडिशनल रेजिस्टेंस है वो इस वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन कौन सी रेजिस्टेंस होंगी। पहली चीज़ ये है कि जब कर्व पे हमारी ट्रेन टर्न करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती। ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जिसकी वजह से हमारी ट्रेन जो साइड साइड पे चली जाती है, मतलब साइड पे क्या, उस पर ट्रांसवर्सल साइडों से जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से हमें सुपर एलिवेशन भी देनी पड़ती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी पोजीशन क्रिएट करती है व्हील और रेल के दरमियान जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है रेजिस्टेंस का, इनडायरेक्ट सोर्स है। इसकी वजह से कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है रेल्स और व्हील्स के दरमियान जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो कर्व के अंदर हमारे पास चार इफेक्ट्स हैं और इन चारों को मिला जुला के रेजिस्टेंस निकलती है, मतलब चार अलग अलग इफेक्ट्स हैं और इन चारों को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या वो चार मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट चार मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो पहला ये है कि हमारी जो ट्रेन है, फॉर एग्जांपल जैसे वो स्ट्रेट आ रही है तो उस वक्त उसमें मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन चल रहा है, ठीक है, सीधी चल रही। लेकिन जब वो कर्व पे आती है तो उसको एडिशनल एक मोशन करनी होती है, यानी रोटेशनल, मतलब टर्न करना होता है, तो उसमें उसकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट होती है। मतलब कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये एनर्जी हमारी लगती है स्ट्रेट पोर्शन मूव करने के लिए। मास पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर अब हमें टर्न करना है तो अब हमें कुछ एडिशनल एनर्जी भी चाहिए होगी इसके अलावा टर्न करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम टर्न भी करें और हमारी स्पीड भी बरकरार रहे। वरना अगर आप टर्न करो और यही एनर्जी लेके चलो तो आपकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी, आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो जाएगी, ट्रेन जो है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि स्पीड भी वही रहे और आपको टर्न भी करना हो तो फिर जो आपको एक एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिस जो है ये सिमिलर फॉर्मूला है, बस इसमें मास की जगह जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये वेलोसिटी जो है इसकी जगह ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कह लो, जो कि टर्निंग की स्पीड है। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये एनर्जी बहुत कम होती है इसके मुकाबले में। टर्निंग की एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी काइनेटिक जो स्ट्रेट चलने की एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत कम होती है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी हमें, तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस है। ये एनर्जी जो है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये एक्स्ट्रा एक आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, या आप ये समझ लो कि आपको आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है इतनी, ये एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है एक तरह से। टर्न करने के लिए आपकी ये यूज़ हो जाती है एनर्जी, तो आपको अपनी ट्रेन्स में मज़ीद एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है काइनेटिक पे भी, और फिर जब टर्न करे तो उसको ये एडिशनल एनर्जी भी देनी पड़ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस टर्निंग में जो है, जो रेजिस्टेंस है वो ये एनर्जी है हमारी। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस होती है फोर्स, तो ये एनर्जी है। एनर्जी को फिर आगे फॉर्मूले में स्पेस से मल्टीप्लाई करा के वो फोर्स निकल जाती है, तो वो खैर इतना मसला नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको ये पता हो कि एनर्जी कहाँ हमारी यूज़ हो रही है, कहाँ हमारी फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। तो वो जो टर्न करते हैं उसके लिए आपको एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक तरह से आपकी रेजिस्टेंस है, पहली चीज़। और ये ध्यान में रखना है कि ये इतनी
रेलिवेंट नहीं है क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप इसको इतना ज़्यादा कंसिडर करो, लेकिन फिर भी कंसिडर होती है ये। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सिल है, व्हील है, ये एक ही चीज़ है। मतलब ये अलग अलग पार्ट्स नहीं है कि ये फ्लैंज अलग पार्ट है और ये कॉनिकल सी शेप अलग पार्ट है, एक्सियल अलग पार्ट है। इसको मेटलर्जिकली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक सिंगल पीस है पूरा। ये पूरा एक सिंगल पीस है कि आप इसको मूव कराओगे तो कोई पार्ट अलग अलग मूव नहीं करेगा, सिंगली मूव कर रहा होगा। तो इस वजह से कुछ मसले क्रिएट होते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है या हमारी एनर्जी लॉस होती है। जिस तरह पिछले वाले में ये हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, एक तरह से टर्निंग में हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये लॉस ओवरकम हो जाए। तो ये जो है हमारी जो चीज़ है, ये पूरी एक सिमिलर, मतलब एक ही सिंगल पीस है। तो इसका मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको राइट पे टर्न करना है, तो ये इंटरनल रेल कहलाती है अगर राइट पे टर्न करना। ये एक्सटर्नल रेल है। इंटरनल रेल का जो रेडियस है वो है 1000 मीटर। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर इंटरनल रेल का रेडियस 1000 मीटर है तो एक्सटर्नल रेल का जो रेडियस है वो ज़ाहिर है गॉज डिस्टेंस उसमें प्लस कर लो तो एक्सटर्नल रेल का रेडियस निकल जाएगा। तो अगर गॉज डिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल 1435 मिलीमीटर है, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, 2 में भी देखा था, तो अगर उसको मीटर में लिख लो तो 1.435 मिलीमीटर बन जाएगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो 1001.435 मीटर हो जाएगा। सॉरी, मिलीमीटर नहीं, मीटर। दोनों के रेडियस करीब करीब है लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तो ये एक सिंगल चीज़ है जिसको यहाँ से मूव करना है, एक ही स्पीड पे मूव करना है। मतलब ये जो टायर है ये भी समझो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, तो ये भी 100 से ही चल रहा होगा। सिंगल का मतलब ये है कि सिंगल पीस है, ये सिंगल एक ही चीज़ है, जिसका मतलब है ये 100 पे है तो ये भी 100 पे ही होगा। फिर क्या होगा, रेडियस टर्न करे तो इसको रेडियस अलग मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, इसको 1001 का मिल रहा है। ये एक मसला है। तो ये ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा इस तरीके से कि ये भी सही तरीके से टर्न हो जाए, ये भी सही तरीके से टर्न हो जाए। क्योंकि इसको देखो तो इस वाले टायर को तो छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है यहाँ तक आने के लिए, और इसको बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये लेंथ देखें छोटी है इस जगह तक आने के लिए, और इसकी लेंथ देखें, इसको काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ेगा इस जगह तक आने के लिए। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप दोनों टायर्स को टर्न करा दो। हाँ, अगर ये दोनों टायर अलग अलग तरीके से डील कर रहे होते हैं तो चलो ठीक था। ये टर्न नहीं कर सकता इस तरीके से कि ये, और स्पीड भी दोनों की सेम हो। स्पीड दोनों की सेम है तो दोनों को सेम ही तरीके से ट्रेवल करना है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का कम है। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि आपका ये टर्न हो जाए सही तरीके से, कि ये भी टर्न हो और वो भी टर्न हो। उसके लिए फिर क्या है कि होता ये है कि जब ये अगर इसकी आप टर्निंग देखो, अगर इससे देखें फॉर एग्जांपल, ऐसे आपकी आ रही है ट्रेन आ रही है, तो वो उसका जो व्हील है, यानी ये वाला व्हील है, ये पहले ट्रेल से टकराएगा और फिर ये टर्न होना शुरू होगा। तो होगा क्या कि ये जो वाला जो साइड है, इंटरनल वाला साइड है, ये टर्न नहीं हो रहा होगा, ये मतलब मूव भी कर रहा होगा, साथ साथ ड्रैग भी हो रहा होगा, इसको ये वाला टायर खींच रहा भी होगा साथ साथ अपने। मतलब ये जैसे ये अपने पूरा एक गाइडेंस को फॉलो कर रहा होगा, ये वाला टायर जो है इस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ये खींच रहा होगा उस तरफ, स्लाइड कर रहा होगा। मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे कि ये जो है ड्रैग हो रहा है, स्लाइडिंग फोर्स आ रही है, स्किडिंग फोर्स आ रही है। तो वो ये जो स्किड हो रहा है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और इसकी वजह ये कि ये सिंगल पीस है, अगर ये चीज़ उधर जा रही है तो इसको भी उधर ही खींच सकना है, तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता। और ये जो खिसक रहा है इसे कहते हैं, ये है ड्रैगिंग फोर्स, जो है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिसकी ऐसी मतलब ये एक रेजिस्टेंस फोर्स है। तो इसको
पार्शियली हल करने के लिए ये होता है कि व्हील की जो शेप है वो कॉनिकल बनाई जाती है। अगर आप ये देखें, ये कॉनिकल सी शेप है, तो अभी इसको राइट टर्न करना है, तो ये लेफ्ट एरो ये शो कर रहा है कि ये जो फ्लैंज है ये इस तरफ मूव करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप देखो ये साइड और ये साइड बिल्कुल, मतलब ये जगह सेंटर में होती है, ये व्हील बिल्कुल सेंटर में चल रहा होता है। लेकिन अभी आप देखें ये लेफ्ट की तरफ घुसा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको राइट की तरफ टर्न करना है। राइट की तरफ टर्न करते हैं तो फोर्स ऐसे आती है नीचे से इस तरफ, तो वो उसको उस तरफ धकेलती है, एक्सटर्नल रेल की तरफ, जैसे इधर दिख, एक्सटर्नल रेल की तरफ आप घुस रहे हो। तो उसके लिए ट्रेन के व्हील्स इस तरह से डिजाइन कर किए जाते हैं कि कॉनिकल शेप होती है। तो इससे ये होता है कि जैसे आप इधर के देखें, तो ये जो डायमीटर है, जिस जगह इसके रेल टच हो रही है, ये थोड़ा बड़ा है इसके मुकाबले में, जहाँ से ये रेल टच हो रही है। अगर ये भी यहाँ टच हो रही है तो उसको वही सेम ही डायमीटर मिलता। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इस जगह टच हो रही है तो इधर डायमीटर बड़ा है, यहाँ इस जगह टच हो रही है तो यहाँ डायमीटर थोड़ा छोटा है। तो ये इससे क्या होगा कि इसका डायमीटर छोटा इसको मिल रहा है, इसका बड़ा डायमीटर मिल रहा है। मतलब एक तरह से इधर टायर बड़ा हो गया, मतलब अफेक्ट इस तरह से है कि इसका टायर बड़ा हो गया, इसका टायर छोटा हो गया। तो बड़ा टायर थोड़ा फासला जल्दी तय करेगा, क्योंकि इसको फासला भी बड़ा तय करना है। छोटा टायर थोड़ा आस्ता फासला तय करेगा। तो मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इसने ये टायर इस तरह बनाने से बिल्कुल ही रेजिस्टेंस खत्म हो गई। बस ये थोड़ा सा जो है पार्शियली रिड्यूस कर रहा है इसको, कि इसको थोड़ा बड़ा टायर हो गया, इसका छोटा टायर। टायर बड़ा छोटा नहीं हो रहा, रेल जहाँ टच हो रही है वहां छोटा है ये, और ये जहाँ रेल टच हो रही है वहां बड़ा है। इसी तरह अगर ये दूसरी तरफ टर्न हो रहा था तो ये इस तरफ खिसक जाता और ये यहाँ इसको बड़ा टायर मिल जाता। तो ये पार्शियली इसको अच्छा कर रहा है, रेल्स को, मूवमेंट को। पूरी रेजिस्टेंस को ये कॉनिकल शेप कवर नहीं कर रही। तो ये चीज़ है कि मतलब जो फिक्स्ड पीस होने की वजह से जब ये टर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर राइट पे टर्न कर रहा है तो ये साइड जो है स्किड करेगा, इंटरनल वाला, क्योंकि राइट की तरफ जा रहा होगा सब, स्किड कर रहा होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और इस रेजिस्टेंस को कम करने की वजह से, करने के लिए थोड़ी सी कॉनिकल शेप दी जाती है, जो कि इसको पार्शली बेहतर करता है कि इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है जहाँ रेल टच हो रही है, और दूसरी तरफ का डायमीटर कम होता है। ये वाली साइड स्किड करती है, ये वाली साइड जो है स्किड करती है, और ये इस रेल के साथ घूमती है। जैसे जैसे ये रेल है इसके साथ ही घूमेगी, लेकिन ये रेल के साथ नहीं घूमेगी। जैसे इधर भी दिख रहा है, ये रेल को फॉलो ही नहीं कर रही, ये तो इसको फॉलो कर रही है एक तरह से। तो बस ये जैसे जैसे इसको ये घसीटता जाएगा, ये साइड टायर भी साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि ये एक ही पीस है। तीसरा, अगर हम चले ये वीडियो देख लें, तो ये वीडियो में ये दिख रहा है जैसे ये पीस है। अब आप देखो आस्ता आस्ता ये जैसे कर्व आ रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये अगर जैसे अभी स्ट्रेट देखो, ये सेंटर पॉइंट होगा, ये जैसे टर्न आ रहा है तो ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ घसीट रहा है, और ये साइड जो है ड्रैग हो रही है, ये इस रेल को फॉलो नहीं कर रही, ये साइड रेल को फॉलो कर रहा है, ये रेल को फॉलो कर रहा है, और ये साइड मजबूरी में इसके साथ साथ घसीट रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल पीस है, जहां ये जाएगा वहीं इसको भी जाना पड़ेगा। यही अगर ये लेफ्ट टर्न होता तो ये रूल कर रहा होता, ये अब घसीट रहा होता इसको। जब राइट टर्न करना है तो ये घसीटेगा इसको, और ये फ्लैंज की वजह से होता है, फ्लैंज जो है फिक्स हो रहा होता है। तो ये है कि राइट टर्न करना है तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, और ये साथ साथ घसीटेगा, तो यहाँ स्किडिंग होगी, तो ये एनर्जी लॉस हो रही है, ये रेजिस्टेंस है। ये दूसरा फैक्ट है मैकेनिकल। तीसरा फैक्ट ये है कि अभी तो हम एक एक्सिल को देख रहे थे, लेकिन ये जो हमारी वैगन्स होती हैं ट्रेन के अंदर, या बुगी जिसे कहते हैं, तो ये दो एक्सिल से बन के मिल के बनती है। और अगर आप देखो, पीछे वाली जो ट्रेन होती हैं, और पीछे वाली जो वैगन्स होती हैं, मतलब फ्रंट वाली की नहीं जहाँ ड्राइवर बैठे थे, पीछे वाली जितनी भी होती हैं, तो वो मतलब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो होंगी एक्सेल, जो एक ही बोगी की जो एक्सेल है, फ्रंट और बैक वाली एक्सेल जो होंगी, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगी। ऐसा नहीं होता कि ये मुड़ जाए ऐसे और ये सीधी रहे, इसको रहना ही सीधा सीधा है।
यानी ये एक्सेल जो है ये परमानेंटली पैरेलल ही रहेंगे, ऐसे पैरेलल ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि ऐसे टेढ़ा हो गया और ये सीधा रहा। इसकी वजह से क्या नुकसान होगा? इसकी वजह से ये होगा कि ये ट्रैवल कर रहा है और मतलब जैसे ये सीधा जा रहा है और पीछे वाला जो है ना ड्रैग हो रहा होगा इसकी वजह से। मतलब अगर आपने कभी कार में, तो आपने ये नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि कार में फ्रंट पोर्शन थोड़ा सा मूव हो जाता है, बैक वाला सीधा रहता है, तो वो चलो चलता है, मतलब उसमें वो पैरेलल वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ट्रक में भी अगर वो 2 एक्सेल का ट्रक है तो आपको नहीं दिखेगा इस तरीके से। हाँ, अगर आप ट्रेलर देखो जिसमें पीछे 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 भी काफ़ी सारे वो लगे हुए होते हैं, एक्सेल्स लगे हुए होते हैं, उसमें आपको ये फिनोमेना समझ में आएगा। अगर मैं इसकी वीडियो दिखाऊं, जैसे ये जैसे ये ट्रक है, ठीक है? अब इसमें ये तो चलो ये मुड़ जाएगा, लेकिन ये जो पीछे वाला है ना ये ड्रैग हो रहा है, ये बुगी की तरह है। जैसे ये ड्राइवर वाली जगह है, ये अगर मैं वापस दिखाऊं, ये जो ट्रक है ये यहाँ तक तो चलो सही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये पीछे वाला जो पोर्शन था इसका, ये इसका लूज है, ये बुगी की तरह डील कर रहा है, ये वाला। और ये वाला जो है बुगी की तरह डील कर रहा है और ये बिल्कुल ड्रैग हो रहा है। ये अगर आप उस पर गौर करें तो ये इसकी तरह मूव नहीं कर रहा है, ये फ्रंट पोर्शन है। पीछे वाला जो पोर्शन है ये ड्रैग हो रहा है, लहरा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ट्रक हो तो ओवरटेकिंग ना करो, क्योंकि ये इसका जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है ये यूं घसीटता हुआ जाता है। अभी अगर मैं आपको वापस ये वीडियो चलेगी तो आप देखना कि ये जो फ्रंट पोर्शन है ये कहाँ से गुजरता है और बैक पोर्शन जो है वो किस जगह से गुजर रहा है। अभी अगर ये फ्रंट पोर्शन आएगा तो ये यहाँ से गुजरा, बैक पोर्शन देखो वो येलो लाइन तक को भी क्रॉस कर गया। तो ये पीछे वाला पोर्शन जो है वो ड्रैग होता हुआ जा रहा होता है, ये भी स्किड कर रहा होता है। तो लेकिन ट्रेन में तो हम एक रेल पे ही रहेंगे, गाइडेड पाथ होगा हमारा ना, तो वो रेल पे आप रहोगे, तो आगे वाला पोर्शन जैसे मुड़ गया, पीछे वाला पोर्शन घसीटता हुआ आ रहा होता है और रहना उसको रेल पे ही है, तो वो रेल पे स्किड कर रहा होता है। तो ये जो है स्किडिंग जो है ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। और इसके ये फॉर्मूले फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। कि बोगी जो है उसमें तो वो स्टेयरिंग नहीं लगा हुआ, खैर ट्रेन में स्टेयरिंग नहीं होता है, ट्रेन में स्टेयरिंग होता ही नहीं, वो टर्न टर्न जो करती है वो करती है वो रेल्स की मदद से। तो वो आगे वाला पोर्शन हो पीछे वाला पोर्शन हो एक जैसे ही है वो सारे। तो ये मुड़ा तो ये ऐसे घसीटता हुआ जो ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये रेजिस्ट स्किड हो रहा होता है, ये पूरा उधर तक गया स्किड होता हुआ, ये कौन वाला इसका पोर्शन है। तो इसी तरह ट्रेन जा नहीं सकती है दूर, लेकिन वो रेल्स पे फोर्स तो डाल ही रही होती है कि जैसे वो उनको जाना है उस तरफ कर्व पे। तो ये तीसरा अफेक्ट है कि एक्सिल एक बुगी के जो है वो पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से आगे वाला जब टर्न कर जाता है तो पीछे वाला साथ साथ उसके घसीट रहा होता है। तो वो ड्रैगिंग फोर्स स्किडिंग फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जो कि इसके बराबर है, ये फॉर्मूला है। यहाँ एफ जो है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, पी जो है वेट है बुगी का, और ये वाला जो पी है, अगर पीछे डायग्राम में देखो, ये ये दोनों एक्सिल्स के दरमियान डिस्टेंस है, एस जो है वो गॉज है, आर रेडियस है किस रेडियस से गया। तो ये तीसरा इफेक्ट था। चौथा ये है कि ये पहला और चौथा क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, तो सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस थोड़ी बड़ी होती है। ये चौथा जो है ये इसकी रेजिस्टेंस और पहले वाला जो मैंने बताया इसकी भी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। चौथा ही क्या है? चौथा ये है कि आप स्ट्रेट आ रहे हो तो ये आप सीधे से आके इससे टकराते हो फ्लैंज से, मतलब जब टर्न करना होता है तो आप स्ट्रेट आ रहे हो और टर्न करने के लिए आपका फ्लैंज यहाँ से टकराएगा और फिर आप मुड़ोगे। स्टेयरिंग नहीं है मोड़ने के लिए ट्रेन में। अगर मैं पीछे वाली वीडियो दिखाऊं, ये वाली, ये संजो फ्रंट ये जा रहा है एग्जैक्ट, ठीक है? अब इसको टर्न करना है तो ये जो फ्लैंज है ये टकराएगा इससे और फिर ये मुड़ना मुड़ना शुरू हो जाएगा खुद ही। इधर वाला जो फ्लैंज है अभी फ्लैंज नहीं टकरा रहा, ये आस्ता आस्ता फ्लैंज उधर गया इधर गया इधर गया, ये टकरा गया, अब ये इधर ही रहेगा और ये मुड़ती रहेगी ट्रेन। तो कंट्रोलिंग गाइडेंस यहाँ से हो रही है फ्लैंज टकराने से। तो ये जो पहला इम्पैक्ट पड़ता है फ्लैंज का जब वो कर्व आता है, तो वो जो इम्पैक्ट है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये जो स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है ऐसे सीधे सीधे आ रहा है सीधे सीधे आ रहा है और फ्लैंज ऐसे टकराया, ये मतलब ये पोर्शन जो है
अभी तक तो सही था, लेकिन जैसे कर्व आया टकराता है ना इससे, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन ये इतनी रेजिस्टेंस नहीं कि थ्रू आउट द कर्व हो। ये एक इम्पैक्ट आता है शुरू में जब वो टकराता है, उसके बाद फिर वो वाला उसका इम्पैक्ट नहीं रहता। जो स्टार्टिंग में इस पर सबसे पहली टक्कर जो लगती है, क्रैश लगता है उस पर। कंसेक्यूटिव क्रैश इसलिए कि आगे वाला व्हील भी पीछे वाला व्हील भी, लेकिन ओवरऑल जो है ये बाकी दो जो थर्ड सेकंड और थर्ड वाले इफेक्ट से कम होता है। और होता ये है कि ये जब ये फ्लैंज आके टकराता है तो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो ये 4 रेजिस्टेंसेस जो है ये हैं इम्पोर्टेंट, और इनका आपको मालूम होना चाहिए। पहली क्या आती है कि आप स्ट्रेट चल रहे हो और स्ट्रेट चलते चलते आपको टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए आपको एडिशनल एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर आप एडिशनल एनर्जी मतलब ये आपका एनर्जी लॉस हो रहा होगा। ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है, आपको जब मुड़ना होता है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस ये एडिशनल एनर्जी भी चाहिए होती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब ये आपका एनर्जी लॉस है। आप मुड़ रहे होते हो तो आपकी ये एनर्जी आपकी लूज हो रही होती है आस्ता आस्ता आस्ता, तो उसको ओवरकम करना होता है। तो पहली एक रेजिस्टेंस। दूसरी ये थी कि हमारी ये एक ही पीस होता है, जिसकी वजह से जब ये टर्न कर रहा होता है तो ये वाला साइड घसीट रहा होता है अपने आप को। ये भी एक एक्सेल की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर टर्न कर रहा है तो ये साइड खुद ही उस तरफ खिसक रहा होगा, स्किड कर रहा होगा। तीसरी क्या है कि पूरी बुगी को अगर हम लोग देखें तो पूरी बुगी जो है वो आपस में उन दोनों के एक्सिल पैरेलल होते हैं, तो जब ये घूमेगा तो पीछे वाला जो है वो उसके साथ साथ ही खिसक रहा होगा, जैसे कि ये और ये इधर खिसक रहा है, ये इस पाथ को फॉलो नहीं किया जो उसके टायर ने किया था। जिसके फ्रंट पोर्शन ने जो पाथ फॉलो किया था वो ये नहीं कर रहा, वो अलग ही खिसक रहा है। लेकिन ट्रेन में हमारे पास रेल्स होती हैं जो उसको रोके रखती है, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी क्रिएट होती है, तो वो हमें काउंट करनी होती है। चौथी ये कि जब आके इम्पैक्ट पड़ता है, क्रैश लगता है इस पे, फ्लैंज फ्लैंज इस पे आके टकराता है, ये चौथी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो ये 4 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और इनको कंसिडर करना होता है, क्योंकि ये आपका लॉस है, आपकी एनर्जी लूज हो रही है इन 4 जगह, तो इनको आपको कवर करना होता है। जिस तरह इधर हमने कवर करने के लिए टायर की शेप इस तरीके से करी, लेकिन ये पूरा कवर नहीं किया इसने। ये कॉनिकल शेप थी। अब इसके कुछ फॉर्मुलेशंस हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप चारों के अलग अलग रेजिस्टेंस निकालो, चारों इम्पैक्ट की, और ऐड कर लो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट जो है वो कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जिनसे दूसरा मैकेनिज्म रिलेट करता है कि इसके बढ़ने से दूसरा कम भी हो सकता है, दूसरा बढ़ भी सकता है, तीसरे को भी कुछ हो सकता है, चौथे को कुछ भी हो सकता है। तो उनको एक कंबाइंड तरीके से हमें काउंट करना होता है, अलग अलग लेके प्लस नहीं कर सकते कि पहला इम्पैक्ट लिया, दूसरा इम्पैक्ट लिया, तीसरा इम्पैक्ट लिया, चौथा लिया, चारों की रेजिस्टेंस ली और चारों की रेजिस्टेंस ऐड कर दी। तो इसके लिए इन्होंने कुछ फॉर्मुलेशन है, ऐसे बहुत सारी फॉर्मुलेशन है। तो इधर 2 फॉर्मुलेशन है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस होगी चारों इम्पैक्ट्स निकाल के। ये ए और बी है, ये वॉन रॉकेल ने ये दिया है फॉर्मुलेशन। ए और बी की वैल्यू डालनी है रेडियस और गॉज की बेस पे, और रेडियस डालो, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगी। ये वाला थोड़ा सा ये डेसोनेट्स जो है इसने थोड़ा और सिंपलर फॉर्मूला दिया, लेकिन ये ज़्यादा एक अच्छा है, सिंपलर है ये फॉर्मूला। इसमें ये कहता है कि ये आप रेडियस डालो, गॉज डालो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ये कह रहा है ए और बी की वैल्यू भी डालो, इसमें ये गॉज कंसिडर नहीं कर रहा, ये इन ए और बी में ही गॉज कहीं है मौजूद। तो जैसे ना 1435 है तो उसका गॉज है, तो इसका ए 0.65 होगा, तो ये ए गॉज से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलोज यूज कर सकते हो। ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सिंपलर है, और ये इसका रिजल्ट छोटे रेडियस पे सेम आता है। जब रेडियस बड़े होने लगते हैं तो इसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो बड़े रेडियस में आप फिर ये यूज़ करो फॉर्मूला, छोटे रेडियस हैं, छोटी ट्रेन है, तो उधर आप ये सिंपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये कर्व से रिलेटेड रेजिस्टेंस थी। तो लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो होगा इनर्शियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, यानी अगर हमारी एक्सेलरेशन हम चेंज करें तो उसकी वजह से क्या रेजिस्टेंस आती है, अगर ब्रेक करें या एक्सेलरेट करें, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।